प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके पाठ्यक्रम में आरोह भाग 2 में दी हुई जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो प्रतिनिधि कहानी है पहलवान की ढोलक, उस पाठ के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, पाठसार के बाद में इस वीडियो में आपको प्रश्नों पर चर्चा करनी है। उन प्रश्नों पर जो एक कहानी का अपना पूरा मंतव्य स्पष्ट करते हैं और इस पाठ से संबंधित कोई भी शब्दावली आपके जहन में होनी चाहिए। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं इन प्रश्नों का रुख करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले जो इस पाठ में प्रमुख बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। जो वहाँ पर लुट्टन सिंह पहलवान जो ढोलक को अपना गुरु मानता था, तो वहाँ उस ढोल की आवाज़ से वो क्या अर्थ निकालता था अपने गुरु के रूप में, और उन अस्पष्ट आवाज़ों को स्पष्ट बना देने में किस प्रकार से वो संगति बैठाता है, और उन ढोलक की जो आवाज़ है उससे वो क्या अर्थ निकालता है, दाव पेच का वो तालमेल किस प्रकार से बैठा पाता है। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं। पहला, इसमें कुल मिलाकर के विद्यार्थियों 7 तरह की धुनियाँ ढोल के द्वारा बताई गई हैं, उनके वो क्या अर्थ निकालता है। पहली है चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, अर्थात आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। दूसरी है चटाक चढ़ा, एक शब्द और मिल गया है चटाक, चटाक चढ़ा, चटाक चढ़ा, उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। तीसरी है चट गिड़ धा, 3 शब्द मिल गए हैं। चट गिड़ धा, चट गिड़ धा का मतलब है मत डरना, चट गिड़ धा का मतलब है मत डरना। चौथी जो ध्वनि है ढोल की वो है ढाक देना, ढाक देना, इसका अर्थ होता है वहा पट्ठे, वहा पट्ठे। 5वीं जो ध्वनि है धाक देना, तिरकट देना, धाक देना, तिरकट देना, इसका अर्थ है दाव काटो, बाहर हो जाओ। जब वो किसी दाव पेच में फंसा हुआ है दाव के नीचे, तो वो किस प्रकार से निकलने का प्रयास उस ध्वनि के संकेत के माध्यम से करता है, ढोल की ध्वनि के माध्यम से। तो धाक देना, तिरकट देना, दाव काटो, बाहर हो जाओ। 6ठी जो ध्वनि है वो है धिना धिना, दिग धिना, धिना धिना, दिग धिना। अब जो उस ढोल का जो ध्वनि है वो एक गति लेकर के चलती है, तो शब्द निकलता है धिना धिना, दिग धिना। ये है, इसका अर्थ होता है, उसने जो अर्थ निकाला है लुट्टन सिंह पहलवान ने, वो ये इस प्रकार से चित करो, चित करो। अंतिम जो ध्वनि सुनाई देती है धा गिड़गिड़, धा गिड़गिड़, वहा बहादुर, वहा बहादुर। तो विद्यार्थियों, ये ढोल की आवाज़ से उस संकेतों के माध्यम से क्या अर्थ निकालता है लुट्टन सिंह पहलवान, यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से आपको पता चला। इन ध्वनियों को आप बार बार पढ़ें और इन ध्वनियों को पढ़ने के बाद में आपके जहन में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि कौन सी ध्वनि से वो क्या अर्थ निकालता है। विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न आता है कि कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन सिंह के जीवन में परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन परिवर्तनों को यहाँ पर क्रमवार लिखना है। किस प्रकार से उसका जीवन कैसा था, और जो जो परिवर्तन आते हैं उन जीवन में उन परिवर्तनों को किस क्रम में रखा गया है। सबसे पहले तो विद्यार्थी ये ध्यान रखना है, आपको पाठ जैसा पढ़ा था हमने कि उसके छोटी ही अवस्था में माता पिता की मृत्यु हो गई थी, और उन माता पिता की मृत्यु अर्थात वो अनाथ हो गए थे, तो उसके बाद में उसका जो पालन पोषण किया था वो विधवा सास ने किया था, और बचपन में ही क्योंकि उसकी शादी हो गई थी, तो पालन पोषण सास के द्वारा किया गया, क्योंकि उसके जो माता पिता है वो स्वर्गवासी हो गए थे बचपन में ही, जब वो बचपन की अवस्था में था। दूसरी चीज़ है कि उसका आगे चलकर जब कसरत की धुन उस पर सवार हुई थी, तो श्यामनगर के दंगल में जो गया था, तो उससे संबंधित है कि उसको श्यामानंद के दरबार में आश्रय मिला है, और पंजाबी पहलवान के चांद सिंह को उसने चित कर दिया है, चारों खाने चित। तो श्यामानंद के दरबार में जो आश्रय है वो मिला है। तीसरा जो परिवर्तन आशा है उसके जीवन में ये है कि दोनों जो बेटे हैं वो उसने पहलवानी के क्षेत्र में उतारे हैं। चौथा परिवर्तन आता है कि जब श्यामानंद की मृत्यु हो जाती है, तो राजकुमार जैसे ही विदेश से आया है, तो उसने राज दरबार से उनको हटा दिया है, और वो हट कर के गाँव लौट आया है लुट्टन सिंह पहलवान।
आगे एक मोड़ आता है उसके जीवन में लोटन सिंह पहलवान के में, जो ये है कि महामारी से दोनों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ आगे अंतिम मोड़ जो आता है वो ऐसी परिस्थितियों में लोटन सिंह की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसने जो जिजीविषा है, गांव को जो संजीवनी शक्ति देने का काम उस ढोलक की ध्वनि के माध्यम से किया है, तो उसके चलते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये विद्यार्थियों उसके जीवन में आए हुए परिवर्तन है। आगे विद्यार्थियों एक प्रश्न आता है कि मेरा गुरु कोई और नहीं, पहलवान नहीं है, वह तो यही ढोल है। तो ऐसा लोटन सिंह ने क्यों कहा? विद्यार्थियों, किसी भी गुरु को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है और उसी के निर्देशों पर चलते हुए वह अपनी उस कला का प्रदर्शन कर पाता है। यदि वो कहीं गलती करता है तो गुरु उनको टोकता है, उस व्यक्ति को। तो यहाँ विद्यार्थियों लोटन सिंह का जीवन आपने जो चरित्र पढ़ा इस कहानी के माध्यम से, उसमें आया है कि उसका कोई भी गुरु नहीं था। तो ढोल की ध्वनि से ही, ढोलक की ध्वनि से ही वह उसमें साहस और उत्तेजना का संचार होता था। सन्नाटे में ढोल जीवंतता का संचार बढ़ाता है, अर्थात जब गांव में सन्नाटा छाया हुआ है महामारी के कारण, दिन में 2-2, 3-3 लाशें उठ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ढोल है वो जीवंतता का संचार करता है। जीवन में हिम्मत बनाए रखने के लिए वो अपनी ढोल को आश्रय लेता है और ढोल से इस प्रकार का वातावरण वो जीवंतता का और शक्ति और साहस का परिचय वो देता है। तो विद्यार्थियों, उसने स्वयं स्वीकार किया है कि लोटन सिंह का कोई भी गुरु पहलवान नहीं है, उसकी जो गुरु है वो तो क्या है, ढोल है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि लोटन सिंह जी के जो पहलवान है उसके गुरु का नाम क्या था? तो उसका गुरु नहीं था, वो संकेतों के माध्यम से, ढोल के संकेतों के माध्यम से अर्थ लगाता था और अपनी कला का वहाँ प्रदर्शन करता था कुश्ती के माध्यम से। तो यहाँ उसके गुरु का नाम आए तो आपको ध्यान रखना है उसका जो गुरु थी वो ढोलक भी थी। विद्यार्थियों, ढोल की जब आवाज़ बजती थी तो ऐसा प्रश्न है कि उस ढोल की आवाज़ का, उस ढोल की ध्वनि का पूरे गांव पर क्या असर पड़ता था? ऐसा क्या था उसमें, क्या चमत्कार वो ढोलक करती थी जब बजती थी? तो यहाँ विद्यार्थियों उत्तर के रूप में बताना है कि निराशा और वेदना का जो माहौल उस गांव में छाया हुआ है, वो सन्नाटे से भरा रहता था पूरा गांव। ढोल की आवाज़ सन्नाटे के भय को कम करती थी और ढोल की ध्वनि से संघर्ष करने की जो शक्ति है, वो उत्तेजना है, वो उस ढोल के माध्यम से उस गांव को मिला करती थी। अति प्रेरणादायी असर इससे पड़ता है कि हम जीवन में जितने भी संघर्ष आएँ उनको हमें सतत प्रयास के द्वारा हिम्मत नहीं हारते हुए कार्य को करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों, अगले प्रश्न के रूप में आता है कि गांव का जो सूर्योदय है और सूर्यास्त है, उस दोनों स्थितियों में, सूर्यास्त और सूर्योदय की स्थिति में किस प्रकार का अंतर वहाँ उस महामारी के क्षणों में देखने को मिलता है? तो विद्यार्थी इसमें आता है, पहले लेते हैं हम सूर्योदय का चित्रण। तो इसमें आ रहा है कि चेहरों पर दिन में सबके हाहाकार हुआ करती थी, हृदय विदारक जो क्रंदन है वो दिन भर चलता था, विलाप की आवाज़, विलाप करने की आवाज़ें आती थी, दिन भर में लोग जो हैं वो कराहते रहते थे और घरों से बाहर निकल आते थे। ये स्थिति है और पड़ोसियों और आत्मीयजनों को ढाढ़स बनाने का काम, सांत्वना देने का काम वो लोग एक दूसरे को करते थे। विद्यार्थियों, ये तो है सूर्योदय की स्थिति, दिन भर की स्थिति, और जो सूर्यास्त हो जाता है तो किस प्रकार का जो वातावरण है वो निर्मित हो जाता है, क्या अंतर सूर्योदय यानी कि दिन और रात में किस प्रकार का अंतर वहाँ देखने को मिलता है? तो इसमें यह है कि सभी लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते, वहाँ भय का वातावरण है वो पसर जाता और सन्नाटा वहाँ पर आ जाता। यहाँ माएँ भी अपने दम तोड़ते हुए बच्चों को अंतिम बार बेटा भी नहीं कह पाती थी और इस प्रकार से वो घुट घुट कर जीने को मजबूर थे। तो यहाँ विद्यार्थियों सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय इस प्रकार का अंतर वहाँ उस महामारी की विभीषिका में देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, एक आशय स्पष्ट करने के एक प्रश्न संबंधी आया है, तो इसमें यह है कि उस तारे से संबंधित है जो हमने आपको बताया था उस वीडियो में कि ये मानवीकरण अलंकार की एक बहुत ही सुंदर छटा है। तो वहाँ उस तारे के बारे में कहा गया है कि आकाश से टूटकर यदि कोई तारा, और तारे के आगे लगा हुआ है विद्यार्थियों विशेषण शब्द भावुक, आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में शेष हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। तो यहाँ
उस भावुक तारे पर अन्य तारे हंस पड़ते थे। ऐसा ये पूरा के पूरा वाक्य जो दिया गया है लेखक के द्वारा, उसका जो भावार्थ है, आशय है, वो आपको स्पष्ट करना है। तो इस संबंध में उत्तर ये हो सकता है कि गांव में महामारी से पीड़ित लोगों की जो दुर्दशा है उसको देखकर मानो केवल संवेदना के कारण, यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं भी उस गांव के महामारी के कारण, महामारी के क्षणों में वो संवेदना से युक्त जो प्राकृतिक वस्तुएं वो भी हो जाती हैं, और उस भावुकता के कारण उनकी खोज खबर लेने के लिए वो मानो वो तारा संवेदना के कारण वहाँ उस गांव में आ जाता है। और दया से भरकर एक तारा सांत्वना देने हेतु, केवल सांत्वना के लिए और संवेदना व्यक्त करने के लिए वो तारा मानो उस गांव में आ जाता हो और पृथ्वी की ओर चल पड़ता है। तो उसे देखकर जो अन्य तारे हैं वो खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाया। लेकिन विद्यार्थियों, मानव मात्र को इससे एक सीख मिलती है कि यदि हम किसी को पूरा के पूरा उसके दुख का विभाजन नहीं कर सकते, दुख को नहीं बांट सकते, लेकिन सांत्वना तो दे सकते हैं। तो यहाँ उस तारे की सांत्वना है, सांत्वना देने की जो प्रवृत्ति है वो मानव मात्र को क्या देती है? शिक्षा देती है, सीख का काम यहाँ पर करती है। और जो हंस पड़ने वाले तारे हैं वो जगत का माहौल है। उस जगत में यदि कोई संसार में, पड़ोस में अप्रसन्न रहता है, उसको कोई दुख है, तो उस पर हंसने वाले बहुत मिल जाते हैं, ऐसा ये प्रतीक बताया गया है। फिर भी हमें सब कुछ त्याग करके और मानव मात्र की सेवा करनी चाहिए, सबका हालचाल पूछते रहना चाहिए और संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। यहाँ विद्यार्थियों, पहले उस कहानी का जो सारांश हमने पढ़ा था, तो प्रकृति के जो मानवीकरण वाले चित्र हैं वो आए हैं। एक बार उनको दोबारा देखते हैं कि मानवीकरण इस प्रकार से किन किन वाक्यों के द्वारा लेखक के माध्यम से मानवीकरण किया गया है। विद्यार्थियों, जड़ पदार्थों में अर्थात निर्जीव पदार्थों के माध्यम से जब मानवों जैसी क्रियाएं की जाती हैं तो वहाँ मानवीकरण अलंकार पाया जाता है। तो यहाँ विद्यार्थियों पाया गया है, पहली जो पंक्ति है, पहला जो वाक्य है, उसमें कहा गया है कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अब आंसू बहाने का काम लोगों का होता है, सजीव प्राणी का होता है, लेकिन यहाँ अंधेरी रात बहा रही है। इसका तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि रात में जो उसकी जो कण हैं वो गिर रहे हैं और वे ऐसे लगते हैं मानो कोई शोकग्रस्त नारी आंसू बहा रही है। तो रात्रि का जो यहाँ पर मानवीकरण किया गया है वो एक महिला के रूप में, स्त्री के रूप में किया गया है कि मानो वो स्त्री अपने आंसू बहा रही है, अर्थात वहाँ जो रात्रि है उसमें जो उसकी बूंद प्रकृति के माध्यम से उसके जो कण है वो बहते हैं, वो कण ऐसे बहते हुए से दिख रहे हैं मानो कोई महिला है, स्त्री है, वो आंसू बहाने का काम यहाँ पर कर रही है। तो मानवीकरण अलंकार की सुंदर छटा यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ अंधेरी रात का जो शोकग्रस्त नारी के रूप में क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। दूसरा है निस्तब्धता। निस्तब्धता को कहते हैं विद्यार्थियों खामोशी, चुप्पी, यानी कि चुप रहना। तो उसमें कहा गया है इस वाक्य के रूप में कि निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही वेदना की उसको दबाने की चेष्टा कर रही थी। यानी कि निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों के बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने का प्रयास कर रही थी। यहाँ निस्तब्धता शोकग्रस्त नारी के समान आचरण करने वाली बताया गया है। उस निस्तब्धता को, उस खामोशी को, जो शोकग्रस्त है, दुख से जो प्लावित है, दुख से युक्त जो नारी है, उसके रूप में उसके समान आचरण करने वाली यहाँ पर बताया गया है। विद्यार्थियों, तीसरा जो वाक्य आता है मानवीकरण अलंकार के रूप में है वो तारे हैं। अभी आपको जो प्रश्न बताया गया है उसकी भावुकता, असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तो यहाँ टूटकर गिरने से बुझते हुए तारों पर भावुक और शक्तिहीन व्यक्ति का आक्षेप किया गया है, आरोप किया गया है, और अन्य तारों पर उपहास करने वालों को यहाँ पर आरोपित किया गया है। जो हंसते हैं वो उपहास करने वाले जो पात्र हैं, मानवीय जन हैं और प्राणी हैं, उनके माध्यम से उनको आरोपित किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये है इन मानवीकरण अलंकार की सुंदर छटा, जिससे हम मानवीकरण अलंकार के माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आता है कि कला का जीवन से क्या संबंध है? ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। तो यहाँ पर कला का जीवन से क्या संबंध है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं
कि ढोलक संगीत कला का एक विशिष्ट वाद्य यंत्र है। ढोलक किसके काम आता है? संगीत कला में आता है और विशिष्ट वाद्य यंत्र के रूप में उपस्थित होता है। इसकी जो थाप है, ढोलक की जो थाप है, हमारे मन में साहस का संचार करती है, उत्साह का संचार करती है और कला का जीवन से बहुत ही गहरा संबंध होता है। आपने देखा है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो वीर गाथा काल आता है, जिसे आदिकाल कहते हैं, उस वीर गाथा काल में जो चारण कवि थे, जो बिरदावलियाँ सुनाया करते थे राजाओं को, उनके बुजुर्गों की, उनके वंशावली की जो बिरदावलियाँ सुनाया करते थे, वो चारण कवि जो हैं वो भी अपनी ओजस्वी कविताओं और ढोल नगाड़े आदि के माध्यम से वीरता का संचार वो करते रहते थे। तो विद्यार्थियों, इन वाद्य यंत्रों के माध्यम से, ढोल नगाड़ों के माध्यम से वीरता का जो संचार किया जाता है वो कला का ही परिणाम है और कला जीवन से पूरी तरह से संबद्ध है। अन्य कलाएं भी आती हैं, संगीत कला है, चित्रकला है, वास्तुकला है। ये जितनी भी कलाएं हैं विद्यार्थियों, मानव जीवन को आनंदित करने का ही कार्य करती हैं, इसलिए कला का जीवन से गहरा संबंध बताया गया है। आगे विद्यार्थियों प्रश्न आता है कि कलाओं का अस्तित्व किसी भी व्यवस्था का मोहताज नहीं है, अर्थात कलाएं जब अपना विस्तृत रूप लेना चाहें तो वहाँ व्यवस्था का, अर्थात सरकार का उनको कोई वो मोहताज नहीं है, वो तो अपने आप निखर करके सामने आती हैं। तो इसके संबंध में कथन है कि कलाओं का अस्तित्व सरकारी सहायता पर ही निर्भर नहीं होता है। केवल ये नहीं कि कला तभी जागृत होगी जब किसी सरकारी सहायता वहाँ पर उपलब्ध हो, तो ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। किसी भी सरकारी सहायता पर भी निर्भर नहीं करता है। और राजा महाराजाओं की शासनकाल जो था उसमें तो कलाओं को राजकीय प्रोत्साहन मिला करता था, लेकिन अब राजा महाराजाओं का समय नहीं है तो कलाओं को प्रोत्साहन मिलना कम हो गया है और वर्तमान में सामान्य लोग भी कलाओं के विकास में रुचि रखने वाले हो गए हैं और कलाकारों की यथाशक्ति है वो सहायता की जाती है इन सामान्य जनों के द्वारा। तो यहाँ सरकार की ओर से आर्थिक सहायता, निर्भरता यहाँ पर दिखाई देती है कि सरकार को भी प्रयास करने चाहिए, लेकिन यदि सरकार प्रयास नहीं भी करे तो यहाँ पर कलाओं का जो अस्तित्व है वो खत्म नहीं होगा। वो कलाएं तो किसी भी व्यवस्था का या सरकार के लिए मोहताज नहीं होती हैं। अनेक विद्यार्थियों, अनेक कलाओं का जो विकास है वो जनता के प्रयासों से हुआ है। जनता के हृदय में बसने वाली कला ही जीवित रहती है। जो कला जनता के हृदय में, जनता के मानस में या जनता के मन में बस जाती है, वही कला जीवित रहती है, समाज में आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। विद्यार्थियों, कुछ शब्दावली यहाँ पर आई हैं जो कुश्ती से संबंधित हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आपको प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित शब्दावली में से कुश्ती से संबंधित शब्दावली कौन सी नहीं है या कौन सी है, क्योंकि आपका जो पाठ है वो पहलवान की ढोलक में इस प्रकार से कुश्ती के जो खेल है उसमें प्रयुक्त होने वाली जो शब्दावली है वो आई है। तो वहाँ देखते हैं विद्यार्थियों कौन कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कुछ शब्दावली ऐसी है जिनके आप अर्थ अवश्य रूप से जानते होंगे। सामान्य शब्दावली है, बोलचाल की भाषा में भी उनका प्रयोग होता है, उनका अर्थ हम जानते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, कुछ शब्दावली ऐसी है जो मुहावरों के रूप में प्रयुक्त होते हैं और बहुत सी चीज़ें आपको उनका अर्थ जानना भी आवश्यक है। शाब्दिक जो अर्थ है उसको जानना भी आवश्यक है। इसमें है विद्यार्थियों ताल ठोकना। ताल ठोकना किसी से लड़ने के लिए, किसी से कुश्ती प्रतिद्वंदी के सामने जाने से पहले उसको सचेत करना, इस प्रकार से ताल उसको अपने बल का एहसास दिलाने के लिए जो शुरुआत की जाती है उसको ताल ठोकना कहते हैं। विद्यार्थियों, दंगल शब्द आया है। दंगल का मतलब एक मैदान, जो कुश्ती का जो मैदान होता है उसको दंगल कहते हैं। दाव पेच किसी भी प्रतिद्वंदी से लड़ते समय जो पैतरे वो अपनाता है और उनसे निकलने का जो काम है और उसको चित करने के लिए जो सहायक जो क्रियाएं हैं, उसकी शारीरिक क्रियाएं हैं, उनको दावपेच कहते हैं। दुल्की मारना विद्यार्थियों, दुल्की जो मारना है, दुल्की मार करके उठता था। आपने एक पढ़ा है उस कहानी में कि एक ऐसा भी पात्र था, एक पहलवान था, जो जैसे ही प्रतिद्वंदी के सामने आता था तो सामने वाले प्रतिद्वंदी को लकवा मार जाता था।
तो वो दुल्की मारते हुए आली कहते हुए और प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था और लकवा उसको मार जाता है, ऐसा माना जाता है। तो वहाँ शब्द आया विद्यार्थियों दुल्की मारना। विद्यार्थियों दुल्की मारने का मतलब होता है कि घोड़े का उछल उछल कर मध्य गति से चलने की जो चाल है, मध्य गति से दौड़ने की जो चाल है वो मध्यम गति होती है, जैसे घोड़ा दौड़ता है और उछल उछल कर और धीरे धीरे जब चलता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों बताया गया है कि घोड़े ठोस जमीन पर चलते समय विभिन्न प्रकार की चालें अपनाया करते हैं। पैर की गति में जो पैर की गति का जो पैटर्न है वो जब बदलता रहता है तो उसका वो उपयोग करते हैं। तो ये मध्यम श्रेणी की उछल उछल कर कूदने की जो चाल है विद्यार्थी उसको दुल्की मारना कहते हैं। पैंतरा, पैंतरा है विद्यार्थियों चालाकी से भरी हुई कोई चाल है, और यदि सामने वाले को हम ऐसा कुछ देखते हैं कि ऐसी कौन सी चाल चली जाए कि प्रतिद्वंदी इससे अच्छी तरह से क्या हो जाए वो समझ भी नहीं पाए और हम अपना कार्य कर जाए, तो यहाँ विद्यार्थियों चालाकी से भरी हुई चाल को पैंतरा कहते हैं। विद्यार्थियों आगे है दाव काटना, उसमें से निकलना। कोई प्रतिद्वंदी सामने वाला है, निकलने का प्रयास कर रहा है, आप उसके दाव में आ गए हैं, तो वो यहाँ पर बताया गया है दाव काटना, वो निकलने का प्रयास जो करता है वो दाव काटना है। मिट्टी मलना, मिट्टी मलना इसमें है अफसोस करना, पछतावा करना। उठा पटक देना, आपको पता ही है कि उठा पटक देना अर्थात उसको चित्त कर देना, पूरी तरह से उस पर हावी हो जाना सामने वाले प्रतिद्वंदी पर। विद्यार्थियों अगले प्रश्न के रूप में आया है, बहुत ही मार्मिक जो प्रश्न है वो यहाँ पर लेकर के चलता है कि जब लुट्टन सिंह की मृत्यु हो जाती है और वो जैसे ही उसका समाचार सुनकर के उसके जो शिष्य थे जिनको वो पहलवानी के गुर सिखा रहा था उनमें से एक शिष्य आता है और वो भी रोगी है, तो वहाँ पर क्योंकि पूरे गांव में इस प्रकार का महामारी का माहौल चल रहा है तो वो किस प्रकार से सब लोगों को ये स्थिति उसके गुरु की कही गई बातों को बताता है कि एक बार उससे पहलवान लुट्टन सिंह ने कहा था कि मैं मर जाऊं तो मुझे चिता पर चित नहीं लौटाना और पेट के बल सुलाना। ये पहलवान के जीवन का कौन सा पक्ष व्यक्त करता है? विद्यार्थियों ये जो पहलवान का जिस पक्ष को वो व्यक्त करता है वो संघर्ष करने की क्षमता है। वह लुट्टन सिंह पहलवान कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रतिद्वंदी से, किसी भी पहलवान से चित नहीं हुआ था और सदैव जीवन में संघर्ष करता रहा वो, और बड़े बड़े पहलवानों को से वो नहीं हारा था। तो पहलवान के ये शब्द गौरव से युक्त हैं और जीवन के उज्जवल पक्ष को उद्घाटित करने वाले ये शब्द विद्यार्थियों होते हैं। अगला प्रश्न है कि लुट्टन के साहस की परीक्षा कब हुई? कब, कैसे, कौन कौन से मोड़ उस पाठ में आए हैं, उस कहानी में आए हैं कि जिनसे पता चलता है कि लुट्टन सिंह की ईश्वर द्वारा परीक्षा ली गई और साहस की परीक्षा ली गई, और कौन कौन सी परिस्थितियों को यहाँ पर वर्णित किया जाए जिससे उसकी साहस की स्थिति को बताया जा सके। तो यहाँ विद्यार्थी कह सकते हैं जब वहाँ उसने लुट्टन सिंह ने शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त जो पंजाब का जो पहलवान था उसको चुनौती दे दी, तो वहाँ उसके साहस की प्रशंसा हुई। सभी लोग ये सोच रहे थे कि क्यों मरने के लिए आया है लुट्टन सिंह, इसने कभी भी कुश्ती नहीं लड़ी है और इतना ख्याति प्राप्त ये पहलवान है चांद सिंह जो कि पंजाब का सिरमौर पहलवान है, कोई भी जो पहलवान है इसके सामने आकर डट नहीं सका। तो वहाँ उसके साहस की परीक्षा की बात आती है। दूसरी बात जब आती है जब उसके दोनों पुत्र उस महामारी का शिकार हो जाते हैं तो उन पुत्रों की मृत्यु होने पर शवों को, उनके दोनों के पुत्रों की लाशों को, शवों को कंधे पर रख करके नदी में प्रवाहित होकर आया था और एकाकीपन भुलाकर रात भर उसने ढोलक बजाई थी। ये उसकी साहस की प्रशंसा करती हुई बातें हैं और वो बिल्कुल भी डगमगाया नहीं था, उसका साहस विनष्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ विद्यार्थियों ये ऐसी साहस की परीक्षा देने वाली घड़ियाँ यहाँ पर प्रस्तुत हुई। आगे प्रश्न आता है विद्यार्थियों की कहानी का निहित संदेश क्या है? कहानी में कौन सा संदेश हमें प्रेरित करता है, क्या क्या संदेश इस कहानी के द्वारा दिया गया है? तो यहाँ बता सकते हैं कि कलाकार अभी कभी पराश्रित नहीं हो सकता, दूसरे के आश्रित कोई भी कलाकार है वो आश्रित नहीं हो सकता, क्योंकि जब श्यामानंद ने श्यामनगर का जो राजा है उसकी मृत्यु के बाद में जब उसका राजकुमार विदेश से आया था, विलायत से आया था, तो वहाँ उसने उसको तीनों बाप बेटों को वहाँ से अपने राजमहल से निकाल दिया था। तो वो
कला का प्रदर्शन वहाँ भी करता रहा जब गांव वालों ने उसकी खाने पीने की व्यवस्था करते हुए इस किनारे पर, गांव के किनारे पर एक झोंपड़ी बना दी थी, तो वहाँ भी उस कार्य को वो करता रहा। तो विद्यार्थियों, यहाँ कलाकार अपनी कभी भी पराश्रित नहीं हो सकता। कलाओं को संरक्षण मिलना चाहिए, सम्मान भी मिलना चाहिए, ये इसका निहित उद्देश्य है इस कहानी का। किस प्रकार से बहुत से कलाकार अपने उस कला का प्रदर्शन सही तरह से नहीं कर पाते अपनी रोजी रोटी के चक्कर में, तो सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि संरक्षण मिलना चाहिए उनको, उन कलाकारों को, उनको सम्मान भी मिलना चाहिए। विद्यार्थियों, एक संदेश ये भी है कि जिजीविका वाला जो व्यक्ति है वो समाज के आपदाओं से मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं। यानी कि वो एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि आपको जिजीविका से युक्त रहना है और किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं है। ऐसी वो जिजीविका की शक्ति, साहस की, उत्साह की शक्ति वो आदर्श के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आया है अगला प्रश्न कि कहानी में व्यक्त सामाजिक विसंगतियाँ क्या हैं। सामाजिक विसंगतियाँ कौन कौन सी इस कहानी में देखने को मिलती हैं? देखिए, किसी भी कहानी या कोई भी विधा होती है, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो पक्ष और विपक्ष वहाँ पर देखने को मिलता है विद्यार्थियों। तो यहाँ कौन कौन सी सामाजिक विसंगतियाँ दिखाई देती हैं उनका वर्णन हमको करना है। तो एक दीगर बात यह है विद्यार्थियों कि सामाजिक व्यवस्था बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार के प्रासंगिक हो जाने की कहानी है। ये जो कहानी है वो सामाजिक व्यवस्था जैसे ही बदली है और उसके बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के जब अप्रासंगिक हो जाता है, उसकी ये कहानी है। पहले पहलवानी का खेल मनोरंजन का माध्यम हुआ करते थे, मनोरंजन के लिए खेल खेला करते थे। राज दरबारों से पूरा सम्मान इनको मिलता था। धीरे धीरे लोक कलाएं लुप्त होती जा रही हैं। लोक कलाएं संस्कृति का अभिन्न अंग है और राज्य सरकार द्वारा इन्हें सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए, इन्हें सम्मान मिलता रहना चाहिए। विद्यार्थियों, एक प्रश्न के रूप में ये भी आता है कि लुट्टन सिंह पहलवान की चारित्रिक विशेषताएं यहाँ आप बताइए। तो वहाँ कह सकते हैं वह साहसी था, वीर था, उसको दंगल संस्कृति का ज्ञान था, वो धैर्यवान था, संयमी था, निर्भीक था और कर्तव्यनिष्ठ वो था। तो विद्यार्थियों, ये पहलवान लुट्टन सिंह की चारित्रिक विशेषताएं हैं। एक अंतिम जो प्रश्न के रूप में आता है विद्यार्थियों, इस कहानी का उद्देश्य क्या है? क्यों ये कहानी आप तक पहुंचाई गई है राज्य सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, कि आपको पढ़ने के लिए इसका उद्देश्य क्या है? आप पढ़ें तो किन किन गुणों का आपके अंतर्गत, आपके मन के अंतर्गत, आपके जहन में क्या क्या विकास हो और किस किस की व्यवस्थाएं, क्या क्या आप उस सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में समझें। तो यहाँ उद्देश्य मुख्य यहाँ बताया गया है इसमें कि वर्तमान में सांस्कृतिक पतन हुआ है, अर्थात संस्कृति का पतन हो रहा है। कलाएं हैं वो निरंतर मिटती जा रही हैं। उन कलाओं पर सरकारों का बहुत कम ध्यान है, यहाँ इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ व्यवस्थाओं में परिवर्तन के बाद भी समस्याओं को यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जब कोई भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनमें यदि परिवर्तन आता है, चेंजिंग आती है, तो वहाँ समस्याएं कौन कौन सी उपस्थित होती हैं। रोजी रोटी की समस्या, जैसे कि पहलवान की ढोलक में उस लुट्टन सिंह पहलवान के सामने जब श्यामानंद के राजकुमार ने उनको राज दरबार से बाहर निकाल दिया था, तो ये परिस्थितियां उसके सामने आई थी। सांस्कृतिक पतन हुआ है। भारत पर इंडिया हो जाने की जो समस्या है वो यहाँ पर प्रस्तुत हुई है, क्योंकि भारत में जो सांस्कृतिक और पारंपरिक जो खेल थे, कलाएं थी, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं और भारत का स्थान इंडिया ने ले लिया है। अर्थात वहाँ सांस्कृतिक जो वो पश्चिमी जो सभ्यता है उसके खेल यहाँ पर दिनों दिन बढ़ते हुए से दिखाई दे रहे हैं। हमारे जो पारंपरिक खेल है वो दिन प्रतिदिन लुप्त होते उसे प्रतीत हो रहे हैं। कलाओं का यहाँ पर क्या हो रहा है, अस्तित्व खत्म होता हुआ सा दिख रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहलवान की ढोलक के प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा हमने की। आपको कैसी लगी? आप बार बार इन वीडियोस को देखें और अच्छी तरह से अपनी तैयारी को आप मजबूत बनाए रखें। और ये परीक्षा मिशन है और परीक्षा मिशन के अंतर्गत आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है। मेरा एक ही उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि आप हिंदी के क्षेत्र में और अच्छे अंक प्राप्त करें। कई बार विद्यार्थियों ऐसा होता है कि बहुत से विद्यार्थी विज्ञान वर्ग के हैं और वो यहाँ आकर के और जब उनकी जो कोर सब्जेक्ट है उनमें तो अच्छे नंबर ला पाते हैं, लेकिन यहाँ इन सामान्य सब्जेक्ट के
जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं इनमें नंबर कम आने के कारण उनकी परसेंट कम रह जाती है। तो विद्यार्थियों, आपको उसी प्रकार से मेहनत करनी है। आप यदि कम समय दे पा रहे हो हिंदी के लिए तो आप इन वीडियोज़ को अच्छी तरह से सुनें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला की छवि को उजागर करें और सभी तक इस पहल को पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।